गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं एमकॉम फाइनल। सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। ऑप्शनल पेपर 9, मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान। पेपर का नाम है विपणन अनुसंधान। अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यह ऑप्शनल पेपर 9 है। इसमें अपना अध्ययन चल रहा था विपणन अनुसंधान के क्षेत्र या प्रकार, एरियाज और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में लास्ट अध्ययन किया था वितरण अनुसंधान, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। इसके बाद आज अपन अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा अनुसंधान, मोटिवेशन रिसर्च। उपभोक्ता अनुसंधान के अंतर्गत उपभोक्ता संबंधी कब, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर देता है अभिप्रेरणा अनुसंधान कहलाता है। यह एक गुणात्मक अनुसंधान है। इसके अंतर्गत सामान्यतः प्रमुख पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता है। उपभोक्ता अभिप्रेरणा अनुसंधान मूल रूप से उपभोक्ता को अभिप्रेरित करने से संबंधित होता है। उपभोक्ता आपके उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्रय करे, इसके लिए उसे मोटिवेट किस प्रकार किया जाए, इससे संबंधित कुछ पहलू इसके अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत होते हैं, उन पे विचार किया जाता है। उनमें पहला पहलू अपन अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता की क्रय प्रेरणाओं, उपभोक्ता की अभिवृत्तियों, उपभोक्ताओं की भावनाओं व क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करना चाहिए। उन बातों का अध्ययन करना चाहिए जिससे उपभोक्ता क्रय करने का निर्णय लेता है। किस प्रकार वह मोटिवेट हो कि वह आपके प्रोडक्ट को क्रय करे, इसका निर्णय ले, उन बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पहलू है उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य माना जाता है कि उपभोक्ता की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार या संस्कृति के अनुसार उपभोक्ता अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण पहचाने जाते हैं। इसलिए उन बातों का अध्ययन भी इस अभिप्रेरणा अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पहलू है उपभोक्ताओं के उत्पादों से अपेक्षाओं का अध्ययन करना। तीसरा जो पहलू है उसके अंतर्गत यह बात देखी जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में उपभोक्ता के लिए आप भेज रहे हैं, उस उत्पाद से उपभोक्ता क्या अपेक्षा रखता है, किस प्रकार की अपेक्षाएं रखता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं अलग अलग होती है, तो इन सभी बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथा पहलू है उपभोक्ताओं की पसंदगी एवं नापसंदगी के कारणों का अध्ययन करना। उपभोक्ता की पसंद कैसी है और नापसंद कैसी है, उन कारणों को गहराई से अध्ययन किया जा सके और नापसंदगी के कारणों को दूर किया जा सके ताकि वह आपका उत्पाद खरीदने के लिए मोटिवेट हो सके। पांचवा है उपभोक्ताओं के अवबोध का अध्ययन करना। छठा है उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छा के स्तर को समझना एवं निर्धारित करना। ये लास्ट का पहलू है और प्रेरणा अनुसंधान का। यह अपने आप में बहुत कठिन कार्य माना जाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है और उसकी इच्छा का स्तर क्या है, वह कौन से स्तर पर संतुष्ट माना जाता है ताकि आपका उत्पाद खरीदने के लिए वह अभिप्रेरित हो सके। तो ये 6 पहलू हैं मूल रूप से जिनका प्रेरणा अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
अगला 8 नंबर का है संवर्धनात्मक अनुसंधान, प्रमोशनल रिसर्च। संवर्धनात्मक साधनों के अंतर्गत मूल रूप से विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार, पब्लिसिटी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन सभी की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। संवर्धनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मूल रूप से 4 बातें शामिल की जाती है: विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार। इस संवर्धन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि आप किस प्रकार इनसे संबंधित, जैसे विज्ञापन से संबंधित, सेल्स प्रमोशन से संबंधित, व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग से संबंधित तथा पब्लिसिटी से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है एवं विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पहलू हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला है विज्ञापन माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन करना। सेल्स प्रमोशन के लिए विज्ञापन मूल रूप से प्रमोशनल रिसर्च में माना जाता है। आज का युग विज्ञापन का युग है, तो इसके अंतर्गत विज्ञापन के माध्यम जो भी आपने अपना रखे हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन सा माध्यम आपका उचित है, कौन से माध्यम की लागत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता तक पहुंचाने का माध्यम कौन सा होता है। दूसरा पहलू है विज्ञापन, विक्रय संवर्धन एवं विक्रय विधियों का विश्लेषण करना। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन एवं विक्रय विधियाँ आपने जो भी अपना रखी है अपने उत्पाद के लिए, उन सब का एनालिसिस किया जाता है। उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि साधनों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना कि वह किस रूप में प्रभावी, किस प्रकार उपभोक्ता को प्रभावित करता है, उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नवीन संवर्धनात्मक साधनों का मूल्यांकन करना। आपके उत्पाद के विक्रय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नवीन संवर्धनात्मक साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है ताकि आपका उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंच सके और उपभोक्ता उसको क्रय कर सके। विज्ञापन संदेशों के स्वरूप व शब्दावली को निर्धारित करना, यह अपने आप में बहुत विशेष बात है। अपने देश में मूल रूप से देखा जाए तो विज्ञापन संदेशों के स्वरूप एवं शब्दावली को क्षेत्र के अनुसार, संस्कृति के अनुसार ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए ताकि उपभोक्ता आसानी से उसको समझ सके। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप केवल इंग्लिश में विज्ञापन करेंगे तो जो भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता है वह इस विज्ञापन को समझ नहीं पाएगा। इसलिए मूल रूप से उन्हीं शब्दों का और उन्हीं भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे उपभोक्ता आसानी से उसको समझ सके। अगला विज्ञापन की विभिन्न प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। आपकी विज्ञापन की जितनी भी प्रतियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, कौन सी सक्सेसफुल है। अगला है चयनित माध्यमों का मूल्यांकन करना। जितने भी माध्यम आपने अपना रखे हैं उनका वैल्यूएशन, मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए। तो ये हुआ आपका संवर्धनात्मक अनुसंधान। अगला 9 नंबर पे है विपणन अनुसंधान के प्रकार या क्षेत्र में निर्यात विपणन अनुसंधान, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च। निर्यातों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए निर्यात विपणन अनुसंधान किया जाता है कि आप अगर अपने उत्पाद का निर्यात करते हैं तो निर्यातों के संबंध में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या विश्लेषण, उनका संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के अनुसंधान में सामान्यतः निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के घटकों।
इंटरनेशनल मार्केट के जो फैक्टर्स हैं, जैसे सामाजिक फैक्टर, सामाजिक घटक, सांस्कृतिक घटक, आर्थिक घटक, वैधानिक घटक एवं राजनीतिक घटक आदि का अध्ययन करना इंटरनेशनल मार्केट के यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो वातावरणीय घटक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा पहलू है संस्था के निर्यात विपणन मिश्रण को निर्धारित करना। निर्यात विपणन मिश्रण आप किस प्रकार का अपनाना चाहते हैं उसका निर्धारण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न विदेशी बाजारों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंदगी एवं नापसंदगी का अध्ययन करना। अलग अलग देशों के उपभोक्ताओं की आवश्यकता किस प्रकार की है, उनकी पसंदगी या नापसंदगी किस प्रकार की है, उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न देशों के बाजारों के उत्पादों, वितरण माध्यमों, विज्ञापन संबंधी पहलुओं का अध्ययन करना एवं निर्णय लेना। अलग अलग देशों में अगर आपका उत्पाद आप निर्यात करते हैं तो उन देशों के बाजारों के लिए उत्पादों, वितरण के माध्यम कौन से होंगे, विज्ञापन किस प्रकार का होगा, इन संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन गहराई से किया जाता है। विभिन्न बाजारों में प्रचलित मूल्य नीतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन करना। विदेशों में विभिन्न जो बाजार हैं, मार्केट हैं, उनमें मूल्य नीतियाँ किस प्रकार की है, प्रोडक्ट जो आपके प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट हैं उसमें मूल्य नीतियाँ किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वित्तीय व्यवस्थाएं किस प्रकार होती है, उन सभी का अध्ययन भी इस निर्यात विपणन अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तो निर्यात विपणन अनुसंधान के मूल रूप से अपन ने अध्ययन किए 5 पहलू। इन 5 पहलुओं के आधार पर निर्यात विपणन अनुसंधान किया जा सकता है। अगला 10वां है नीति अनुसंधान, पॉलिसी रिसर्च। विपणन कार्य की सफलता पर संपूर्ण संस्था की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। यानी आप जो भी पॉलिसी मूल रूप से बनाते हैं संस्था की, वह उसका प्रभाव विपणन कार्यों पर पड़ता है। अतः विपणन अनुसंधान के अंतर्गत संस्था की उत्पाद संबंधी नीति, वित्त संबंधी नीति, शेयरवर्गीय लेखांकन आदि से संबंधित नीतियों का विश्लेषण एवं अध्ययन भी गहराई से किया जाता है। सामान्यतः इस क्षेत्र में निम्नांकित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला पहलू है विपणन नीति सहित विपणन नीति सहित विद्यमान सभी नीतियाँ, जैसे उत्पादन से संबंधित, वित्त से संबंधित, शेयरवर्गीय नीति संबंधित का अध्ययन गहराई से किया जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत पहलू है सभी नीतियों का विपणन नीति पर तथा विपणन नीति का अन्य नीतियों पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी जितनी भी अन्य नीतियाँ संस्था की है, जैसे उत्पादन संबंधी नीति, विपणन के अलावा लेखांकन संबंधी नीति, इनका विपणन पॉलिसी का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहना चाहिए। अगला है प्रतिस्पर्धी संस्था की सभी नीतियों का संस्था की नीतियों से तुलना करना। यानी आपके प्रोडक्ट की जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं उनकी क्या नीतियां हैं, उनकी उत्पाद संबंधी नीति क्या है या अन्य नीतियां क्या किस प्रकार की है, उनकी तुलना अपनी जो नीतियां हैं उनसे समय समय पर करते रहना चाहिए। विद्यमान नीतियों में अगर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है तो उस पर अध्ययन करना चाहिए। अगला है विद्यमान नीति में आवश्यक संशोधन करना। नीति अनुसंधान में जो पहलू है, अगर आवश्यक है तो आपकी जो वर्तमान पॉलिसी चल रही है उसमें अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो वह संशोधन समय समय पर करते रहना चाहिए। संस्था की नीतियों का वातावरण के घटकों के प्रभावों का अध्ययन करना। वातावरण ये जो घटक हैं मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो घटक हैं, जो बाह्य घटक के नाम से जाने जाते हैं, उनका अध्ययन उनका अध्ययन समय समय पर करते रहना चाहिए और यह जानना चाहिए कि आपकी संस्था की जो नीतियाँ बनी हुई है उन पर
किस प्रकार का प्रभाव वो डालते हैं। क्योंकि समय समय पर जैसे राजनीतिक नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनको परिवर्तन होता रहता है, तो आपकी जो संस्था की नीति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता रहता है। लास्ट पहलू है नीति अनुसंधान का, नवीन आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक संनियमों का विपणन नीति पर प्रभावों का अध्ययन करना तथा विपणन नीति में आवश्यक संशोधन करना। देखिए, यह बहुत ज़रूरी होता है कि समय समय पर देश में नवीन आर्थिक नीतियां लागू होती हैं। उन नवीन आर्थिक नीतियों का अपने संस्था की विपणन नीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें किस प्रकार का संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस बात का अध्ययन भी समय समय पर करते रहना चाहिए और अगर आवश्यक है तो उसमें संशोधन करते रहना चाहिए। तो ये आज अपना विपणन अनुसंधान के क्षेत्र या प्रकार 10 प्रकार के अनुसंधान, विपणन अनुसंधान में अपन ने अध्ययन किए। इसके बाद अपन अगले वीडियो में अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।